नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5वां चैप्टर, अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है गति के नियम। ठीक है, और अपने इसके अंदर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर अपने जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसे अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज जो अपने बात करने वाले हैं वो एक छोटे से टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है रेखीय संवेग। वो टॉपिक अपना क्या है? वो टॉपिक है अपना रेखीय संवेग। आपको आगे पढ़ने से पहले द्वितीय नियम, तृतीय नियम अपने पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेखीय संवेग क्या होता है। ठीक है, तो रेखीय संवेग यानी कुल मिलाकर के बात अपने करने वाले हैं संवेग की। जब मैंने आपको शुरुआत के जो चैप्टर पढ़ाए थे उनके अंदर मैंने आपको टॉपिक करवाया था विमाएं, और विमा के अंदर आप लोगों ने संवेग की भी विमा निकाल करके देखी थी। ठीक है, तो संवेग की विमा निकाली थी, तब मैंने आपको बताया था कि संवेग की विमा जो है अपने किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और संवेग का मात्रक क्या होता है। और उसी के साथ मैंने आपको बोला था कि संवेग की विमा तो अपने निकालेंगे, पर आपको संवेग होता क्या है इसके बारे में अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वो जगह आ गई है जहाँ अपने पढ़ने वाले हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। किसी वस्तु के वेग को उसके द्रव्यमान से गुणा करने पर जो भौतिक राशि अपने को प्राप्त होती है उसी को अपने क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग को अपने दर्शाते हैं p वेक्टर से। संवेग को अपने किससे दर्शाते हैं? स्मॉल p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। संवेग जो है इसे अपने किससे प्रदर्शित करते हैं? p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हालांकि स्मॉल p लिखते हैं अपने अगर किसी और के साथ में आया हुआ हो तो, क्योंकि जैसे अपने दाब भी तो होता है, दाब प्रेशर कैपिटल P से उसे लिखते हैं, तो संवेग को क्या कर देते हैं? स्मॉल p से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ p से लिख रहा हूँ इसे, पर ध्यान रखना अगर दाब साथ में आया हुआ होता कहीं पर तो अपने संवेग को क्या कर देते? स्मॉल p से लिख देते और दाब को कैपिटल P से लिख देते। तो संवेग को अपने किससे दर्शाते हैं? p वेक्टर से दर्शाते हैं। अब जब p वेक्टर से दर्शाते हैं तो आप जान गए होंगे ये किस प्रकार की राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि है। अगर वस्तु का द्रव्यमान कितना हो? स्मॉल m हो, स्मॉल m क्या हो? वस्तु का द्रव्यमान हो, और v वेक्टर क्या हो? वस्तु का वेग हो, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो यहाँ से p वेक्टर किसके इक्वल बनेगा? ये बनेगा mv वेक्टर। p वेक्टर किसके इक्वल? mv वेक्टर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संवेग। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोग बात करोगे कि संवेग जो है, इस संवेग का मात्रक अपने कैसे ज्ञात करें, तो संवेग का मात्रक देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। संवेग मैंने आपको बताया है कि किससे बनता है? संवेग बनता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से क्या बनता है? संवेग बनता है। यही बात है कि द्रव्यमान गुणा वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg होता है। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? kg से दर्शाते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड है। तो कुल मिलाकर के संवेग का अगर मात्रक देखें तो संवेग का मात्रक बनता है kg मीटर पर सेकंड। यहाँ सिर्फ s लिखना चाहिए आपको, यहाँ क्या आएगा? सिर्फ s, kg मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? ये अपने पास में संवेग का मात्रक है। आई बात समझ में? kg मीटर पर सेकंड। यहाँ से अगर आपको बोले कि संवेग की विमा लिखिए, संवेग की विमा लिखिए, तो अपने m लिखते हैं, l लिखते हैं और क्या लिखते हैं? t लिखते हैं। m की पावर कितनी आएगी? द्रव्यमान कितनी बार काम में आया है? एक बार काम में आया है, m की पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। लंबाई कितनी बार काम में आई है? एक बार आई है तो 1 आएगा। समय कितनी बार काम में आया है? एक बार काम में आया है तो 1 आएगा। पर है कहाँ? ये भाग में है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो इसकी विमा आ जाती है
m1 l1 t माइनस 1, इसे आप ये भी लिख सकते हो mlt माइनस 1। क्या लिख सकते हो? mlt माइनस 1। तो ml इसलिए लिख दिया कि पावर 1 है, और सीधा आपने क्या लिख दिया? t की पावर माइनस 1 लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो कि अपने संवेग जो है उसका मात्रक और विमा जो है वो इस प्रकार से लिखी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपने किसी पिंड की बात करते हैं। कोई एक पिंड है जिसका वेग v है, द्रव्यमान m है और संवेग कितना है? p है। अगर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका। अगर अपने देखें कि p वेक्टर जो है, p वेक्टर किसके इक्वल होता है? p वेक्टर इक्वल होता है mv वेक्टर के। किसके इक्वल होता है? p वेक्टर इक्वल होता है mv वेक्टर के। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि p में और m में क्या रिलेशन है? समानुपाती का है। p में और v में किसका संबंध है? समानुपाती का संबंध है। ठीक है, अगर परिमाण के रूप में लिखते तो आप लोग सीधा लिख देते mv। संवेग की दिशा अगर आपसे पूछी जाए तो संवेग किसके बराबर है? m और v वेक्टर के। m तो अदिश राशि है, v सदिश राशि है, तो वेग की दिशा में किसकी दिशा होती है? संवेग की दिशा होती है। आगे बढ़ते हैं अपने। अगर कोई कण नियत वेग v से गति कर रहा है, कोई एक कण है वो किस वेग से गति कर रहा है? नियत वेग v से गति कर रहा है, तो उसके लिए p समानुपाती क्या होगा? m होगा। उसके लिए p और m क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कण का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा कण का उतना ही ज़्यादा संवेग होगा, या कण जितना कम द्रव्यमान का होगा कण का संवेग क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, इसे अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर दो कण हो, एक का संवेग p1 हो, दूसरे का p2 हो, तो एक का द्रव्यमान m1 हो और एक का द्रव्यमान क्या हो? m2 हो। तो ये भी अपने क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो, अब अगर m1 बड़ा हो किससे? m2 से, तो p1 बड़ा होगा किससे? p2 से। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका संवेग भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका संवेग क्या है? ज़्यादा है। m1 ग्रेटर देन m2, तो p1 ग्रेटर देन p2। ये कब आए? ये तब आए जब अपने द्रव्यमान क्या है? ये वेग क्या है? नियत है। और इसके साथ साथ अपने m1 को क्या मान रखा है? m2 से बड़ा मान रखा है। अब देखो, अगर समान द्रव्यमान के कण, यानी द्रव्यमान क्या रखा जाए? समान रखा जाए, और वेग क्या हो? वेग परिवर्तित हो। यानी यहाँ अपने अगली कंडीशन की बात करें। अगली कंडीशन में द्रव्यमान क्या मान रहे हैं? अपने समान मान रहे हैं, नियत मान रहे हैं। ठीक है, और वेग को क्या मान रहे हैं? परिवर्तित मान सकते हैं। तो जो अपने p इक्वल mv लिखा हुआ है उसके अंदर वेग तो परिवर्तित हो गया, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो, देखना यहाँ अपने वेग को नियत माना है और यहाँ अपने वेग को क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। तो p जो है समानुपाती आ जाता है किसके? v के। p किसके समानुपाती आ जाता है? v के समानुपाती आ जाता है। तो अपने यहाँ से बोल सकते हैं कि जिस कण का वेग ज़्यादा उस कण का द्रव्यमान क्या होगा? ये संवेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी अपने पास में कण जो है उनके वेग, ये द्रव्यमान किस प्रकार है? m1 बराबर m2 बराबर m। द्रव्यमान क्या है? इनके बराबर है। इन्हीं दो कणों के बारे में अगर अपने देखें तो संवेग तो कितने होंगे? p1 p2, और वेग कितने होंगे? v1 v2। संवेग और वेग, संवेग p1 p2, वेग v1 और v2 होंगे, और द्रव्यमान m1 बराबर m2 बराबर कितना होगा? स्मॉल m होगा। आई बात समझ में? यहाँ से आप देख सकते हो कि p और v क्या है? एक दूसरे के समानुपाती है। अगर p और v एक दूसरे के समानुपाती है, इसका मतलब अगर अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंड ले, अपने असमान द्रव्यमान के अपने क्या करें? अलग अलग पिंड ले, तो उस समय अपने क्या होगा? इस प्रकार से अपने ये समीकरण जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट अपने लिया है इसमें वेग नियत माना है, और आगे जो अपने लिखा है उसमें अपने द्रव्यमान क्या मान रखा है? नियत मान रखा है। नियत द्रव्यमान के लिए p और v क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या करनी है? इसके अंदर याद रखनी है। देखना, जिसे नियत लिया है ना उसे यहाँ से हटा दिया है। यहाँ v नियत लिया था, v को हटा दिया। यहाँ द्रव्यमान नियत लिया है, यहाँ से द्रव्यमान को क्या कर दिया? अपने हटा दिया है। ठीक है, तो
यहाँ P समानुपाती m बचा है और यहाँ P समानुपाती v बचा है। इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए कि असमान द्रव्यमान के कण हैं, दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, असमान है और वेग भी क्या है, अलग है। ठीक है, दो कण हैं जिनके द्रव्यमान भी क्या है अपने पास में अलग है और पिंड जो है इनके ये वेग भी क्या है, अलग है। इसके लिए अपने ये मान लेते हैं कि कण जो है इनके रेखीय संवेग जो है वो क्या है, समान है। जो रेखीय संवेग P1 और P2 जो है ये क्या है, समान है। अब की बार अपने किसे समान मान लिया है, P को समान मान लिया है। यानी अगर अपने ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हो P1 किसके बराबर, M1 और V1 के बराबर, P2 किसके बराबर, M2 और V2 के बराबर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो P1 किसके बराबर, P2 के बराबर। इसका मतलब M1 V1 किसके बराबर होगा, M2 V2 के बराबर होगा। आप लोग लिख सकते हो M1 बटा M2 किसके बराबर, V2 बटा V1 के। अगर दो कण या दो पिंड जिनके संवेग क्या हो, एक समान हो, ठीक है, जिनके संवेग क्या हो, समान हो, द्रव्यमान और वेग अलग हो, तो जिसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका वेग क्या होगा, कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। m जो है वो v के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। अगर m ज़्यादा तो वेग कम होगा। इसे आप ये भी लिख सकते हो v समानुपाती 1/m। ठीक है, यहाँ से भी आप बता सकते हो कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा तो वेग क्या होगा, कम, और अगर द्रव्यमान कम तो वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से देखना। अपने फॉर्मूला ले रखा है P = mv, ये फॉर्मूला ले रखा है। P क्या ले रखा है, mv ले रखा है। अगर v क्या हो, नियत हो, तो क्या आएगा, तो आएगा P समानुपाती m। क्या आएगा, P समानुपाती m। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा, और अगर m क्या हो, नियत हो, तो P समानुपाती आएगा v। जिसका वेग ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा। अगर आप लोग P को क्या मानो, नियत मानो, तो m जो है या v जो है वो क्या होगा, m के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ये सारी बातें आपने जो लिखी है ये किसके बारे में, ये सारी बातें संवेग के बारे में। ठीक है, अब अपने आगे नया टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन जो है उसकी गति का द्वितीय नियम अपने देखते हैं और देखते हैं कि ये द्वितीय नियम अपने को क्या बताता है। तो देखना, अपने संवेग की बात क्यों की है ये भी आपको अभी पता लगेगा, क्योंकि फर्स्ट नियम के बाद में अपने सेकंड नियम न पढ़ करके पहले क्या पढ़ा है, संवेग पढ़ा है। देखिए अपने न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। तो देखिए न्यूटन जो है उसकी गति का द्वितीय नियम जो है वो द्वितीय नियम क्या होता है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अपने ये द्वितीय नियम जो है वो क्या बता रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और दिशा की अगर अपने बात करेंगे ना तो ये दिशा उसी दिशा में आएगी जिस दिशा में क्या हो, जिस दिशा में बल लग रहा हो। यानी अगर दिशा की अपने बात करें कि दिशा क्या आएगी, तो यहाँ से दिशा आती है जो दिशा बल की है। ठीक है, फिर से देखना, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बता कि वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, उस वस्तु पर लगाए गए बल
बल के अनुक्रमानुपाती होती है। और ये दिशा अगर बात की जाए दिशा की, तो दिशा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बात आ जाती है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की। तो सबसे पहले तो अपनी बात कर लेते हैं संवेग की। इस संवेग को कैसे लिखोगे आप लोग? तो संवेग को अभी भी तो लिखा है अपने P = mv। क्या लिखा है? P = mv। किसका सूत्र है ये संवेग का सूत्र है। ठीक है, और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम अपने को क्या बताता है? न्यूटन जो है उसकी गति का द्वितीय नियम अपने को बताता है, क्या लिखोगे? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम बताता है कि वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग डेल पी से लिखे संवेग में परिवर्तन को, और दर जो है इसलिए अपने क्या लिख दिया? डेल पी बटा डेल टी। ये किसके समानुपाती है? ये लगाए गए बल एफ के समानुपाती है। ठीक है, और अगर अपने क्या माने, अगर अपने माने कि डेल टी जो है वो काफ़ी अल्प है, डेल टी जो है वो क्या है? काफ़ी अल्प है, तो इस कंडीशन में जो डेल पी बटा डेल टी लिखा गया है उसे आप लोग क्या लिख सकते हो? उसे लिख सकते हो डी पी बटा डी टी। जैसे आपने लिमिट लगा करके लिख दिया ना कि अगर समय अल्प हो तो ये अपने किस में बदल जाता है? डी पी बटा डी टी में बदल जाता है। तो इसका मतलब एफ जो है वो किसके समानुपाती होता है? डी पी बटा डी टी के समानुपाती होता है। यानी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, आगे अगर अपने देखें तो आगे अपने देख सकते हैं कि आगे अपने देख सकते हैं कि अगर ये समानुपाती अपने हटा दें, यहाँ से अगर अपने समानुपाती को क्या कर दें? हटा दें, तो एक नियतांक लगेगा के, और साथ में क्या आएगा? डी पी बटा डी टी आएगा। यहाँ के क्या है? यहाँ के समानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और अगर अपने समानुपाती हटा देते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं। नियतांक को अपने किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। ठीक है, अब आगे अगर अपने देखें तो आगे अपने देखें तो P किसके इक्वल लिखा है हम लोगों ने? mv के इक्वल लिखा है। P किसके इक्वल लिखा है? mv के इक्वल लिखा है। तो ये P का मान यहाँ पर अपने रख सकते हैं। तो ये बनेगा F = k डी बटा डी टी, और साथ में क्या आएगा? mv। F = k डी बटा डी टी, और साथ में P की जगह क्या आ जाएगा? mv आ जाएगा। अपने लिखेंगे F = k, m द्रव्यमान है, कांस्टेंट है, और dv बटा dt। देखना यहाँ तो अपने द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को क्या माना है हम लोगों ने? कांस्टेंट माना है। आने वाले समय में अपने ये भी पढ़ने वाले हैं कि कुछ एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं रहता है, वाहक पटाल लदान युक्ति वगैरह अपने पढ़ेंगे, वहाँ अपने इस अवकलन को आगे भी सोल्व करेंगे। यानी इसे कांस्टेंट जरूरी नहीं हर बार द्रव्यमान कांस्टेंट रहे, कुछ एक युक्तियाँ ऐसी भी होती है जहाँ वेग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अपने उनकी भी बात करेंगे। अभी अपने द्रव्यमान को क्या मान लिया है? कांस्टेंट मान लिया। तो F = क्या बनता है? k m dv बटा dt। वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यानी dv बटा dt जो है वो किसके बराबर होता है? स्मॉल a के बराबर होता है। तो अपने क्या लिख दिया? F = k m dv बटा dt। तो ये आ जाता है F = k m a। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। आगे अपने मान लेते हैं कि जो k है, इस k का अपने को चयन करना है कि k का मान कितना होगा। तो k का मान अपने क्या लें? तो अपने ये मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु जो है उसमें अपने 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। किसी वस्तु पर अपने क्या कर रहे हैं? 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं या एकांक बल लगा रहे हैं, और इस बल से जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु है उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो जाता है? उसमें एकांक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो उस समय k का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आप देख भी सकते हो कि 1 न्यूटन का बल लगा दिया, F की जगह कितना आएगा? 1 न्यूटन। k की तो अपने बात करनी है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु है और एकांक त्वरण उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो m की जगह भी 1, a की जगह भी 1, तो k का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये मान अगर अपने यहाँ रख दें तो ये बन जाता है F = ma। F = ma। बल का ये सूत्र आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, F = ma जो हम लोगों ने लिखा है। तो ये अपने किसका सूत्र है? बल का सूत्र है। ठीक है, आगे अगर अपनी बात करें तो आप लोग देख सकते हो
आगे अगर अपने देखें इसमें तो आप लोग लिख सकते हो F किसके इक्वल आ गया अपना ma के इक्वल आ गया। ये सूत्र आप इस प्रकार भी याद रखोगे m dV/dt, ठीक है। ये किसका सूत्र है? लगाए गए बल का सूत्र है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो बल है, बल किसके बराबर आता है? बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। बल किसके बराबर होता है? बल जो है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अपनी गति में त्वरण के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है? बल की जरूरत होती है, ठीक है। तो अपने यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि किसी वस्तु की त्वरित गति के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? हमेशा बल की जरूरत पड़ती है। यानी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? हमेशा अपने को जरूरत पड़ती है बल की। अगर ये बल, यहाँ से एक दो निष्कर्ष और भी निकलते हैं, अगर ये बल क्या हो, या तो दिशा में लग रहा हो, जो वस्तु है उसकी गति की दिशा में लग रहा है, या तो दिशा में या विपरीत दिशा में, तो जो अपने पास में त्वरण हम लोगों ने ले रखा है, जो हम लोगों ने त्वरण या चाल की अपने जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बल जो है वो गति की दिशा के अनुदिश या विपरीत लगाने पर पिंड की चाल जो है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। पिंड जो है उसकी चाल जो है वो क्या हो जाती है? चाल परिवर्तित हो जाती है। पिंड की चाल जो है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। कब हो जाती है? जब आप लोग बल किस दिशा में आरोपित करते हो, या तो वस्तु की गति की दिशा में या वस्तु की गति की विपरीत दिशा में। देखो कोई पिंड इस तरीके से जा रहा है, आप इसी दिशा में बल लगा दो या इसके विपरीत दिशा में बल लगा दो, तो वस्तु की चाल में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और अगर ये बल आप लोग क्या करते? लंबवत लगाते, आप लोग गति की दिशा के लंबवत लगाते, तब चाल के साथ, चाल नहीं, तब कौन बदल जाता? तब दिशा बदल जाती, ठीक है। लंबवत दिशा में लगाने पर गति जो है उसकी दिशा क्या हो जाती? बदल जाती। और अगर आप लोग क्या करते? अगर आप लोग बल की दिशा व गति की दिशा दोनों भिन्न लेते, यानी बल की दिशा जो है वो और गति की दिशा दोनों भिन्न लेते, तो उसमें चाल और दिशा जो है वो दोनों क्या हो जाते? बदल जाते, ठीक है। यानी वेग जो है उसमें क्या हो जाता? परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपनी बातें हैं इसके बारे में। एक तो अपने दिशा में लगाए, एक विपरीत दिशा में, एक तो दिशा और विपरीत दिशा में, एक कौन सी दिशा में है? लंबवत दिशा में। एक अपने क्या कर रहे हैं? ना तो दिशा में लगा रहे हैं और ना ही लंबवत लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों परिवर्तित लगा रहे हैं। तो उस समय क्या होता है? चाल और दिशा दोनों जो है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। यानी उस समय वस्तु के वेग में क्या हो जाता है? वेग में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है, जैसे देखो अगर क्या हो, वस्तु पर बाह्य बल जो अपने लगा रहे हैं ये जीरो हो, जो वस्तु है उस पर अपने बाह्य बल जो लगा रहे हैं उसका मान अगर क्या हो? जीरो हो। अगर F इक्वल क्या हो? जीरो हो। यदि F इक्वल जीरो हो तो आप लोगों ने जो लिखा है संवेग का जो फॉर्मूला लिखा है, आप लोग जो लिखते हो F इक्वल dp/dt, वहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि dp/dt जो है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। यानी अपना dp/dt जो है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। और p का मान अपने हटा दिया अभी, तो मैंने p किसके इक्वल होता है? mv के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो mv d/dt और किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। और यहाँ से आप लोग लिख सकते हो dv/dt किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। यानी v जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये बात आप लोग यहाँ से सीधी लिख सकते थे। अगर f इक्वल आप लोग यहाँ जीरो करते तो ये टर्म किसके बराबर? जीरो के बराबर। तो m तो जीरो के बराबर होने से द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो जीरो होगा नहीं, तो कौन जीरो होगा? तो dv/dt जो है वो है क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। यहाँ या तो m जीरो या dv/dt जीरो है, m तो जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो है? यहाँ dv/dt जो है वो क्या है? जीरो है। और dv/dt जो है उसके जीरो होने का मतलब है यहाँ वेग जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ वेग क्या है? कांस्टेंट है। ये p का मान यहाँ रखा, वो लिखा हुआ था बीच में, देखना ये p का मान लिखा हुआ था। तो यहाँ वेग जो है, वेग क्या है? कण का कांस्टेंट है, ठीक है। ये निष्कर्ष जो है अपने किससे प्राप्त किया था? ये निष्कर्ष हम लोगों ने न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वहाँ से प्राप्त किया था, ठीक है। ये निष्कर्ष जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, ये निष्कर्ष अपने कहाँ पर काम में लिया था? ये निष्कर्ष जो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने जो बताया था प्रथम नियम, उस प्रथम नियम में काम में लिया था। देखो प्रथम नियम में कहाँ काम में लिया था? देखो इसे ध्यान से, यदि F इक्वल जीरो हो तो V इक्वल क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
ऐसा आपने प्रथम नियम में बोला था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हमेशा विराम अवस्था में रहती है, कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? दूसरा आपने पढ़ा था अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है, तो वो हमेशा गति करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, कोई वस्तु जो है वो कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है, तो वो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अगर अपने बाह्य बल आरोपित उस पर नहीं करेंगे तो वस्तु जो है वो क्या करती रहेगी? एक समान वेग को बनाए रखेगी। यहाँ आप देखो F क्या है? 0 है, तो F 0 है, उसमें V का मान क्या प्राप्त हो रहा है? आपको कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है। F इक्वल 0, तो V किसके इक्वल? कांस्टेंट के बराबर। ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में न्यूटन जो है उसका गति का द्वितीय नियम है। अब अपने इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे बल, भार, आवेग, इन सब के बारे में अपने क्या करने वाले हैं? यहाँ चर्चा करने वाले। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं यहाँ पर बल से, कि बल जो होता है, बल का मात्रक वगैरह क्या होता है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बल जो है उसके बारे में अपने पहले बातें कर चुके हैं। फिर भी देखो, फिर से बता देता हूँ आपको। देखो, बल का मात्रक नाम से आपके ये टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर, तो ये हेडिंग मैं लगाता हूँ, बल का मात्रक। ठीक है, तो देखिए बल का मात्रक बताना है, तो बल का सूत्र अभी अपने लिखा है। बल किसके बराबर होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। F किसके इक्वल होता है? ma के इक्वल होता है। यानी F जो हम लोगों ने लिखा है वो किसके इक्वल होता है? ma के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक आप लोग देख सकते हो, ये क्या है आपके पास में? ये आपके पास में द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg होता है। क्या होता है? kg होता है। और ये क्या है? त्वरण है, और त्वरण का मात्रक देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये कहाँ से है? देखो, वेग का मात्रक अपने क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो साथ में x में और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको मिलाकर के अगर लिखोगे तो क्या बनेगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? आपके पास में मात्रक है किसका? बल का। और कौन सी पद्धति में है? MKS पद्धति में है। और MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर अपने बात करें इसमें kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, जो हम लोगों ने मात्रक लिखा हुआ है, इसी मात्रक को MKS पद्धति या SI पद्धति की जो अपनी बात करते हैं, इसी को बोला जाता है न्यूटन। इसी को अपने क्या कहते हैं? इसी को अपने कहते हैं न्यूटन। ठीक है, ये जो बल का मात्रक है इसको अपने न्यूटन कहते हैं। अगर CGS पद्धति की बात करें, कौन सी पद्धति की बात करें? अपने CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति के अंदर आपको पता है कि जो अपने द्रव्यमान ले रखा है, ये kg के बजाय किस में मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। किस में? ग्राम में। ठीक है, और यहाँ देखिए जिसे मीटर में मापा है उसे सेंटीमीटर में मापा जाता है, और सेकंड की स्क्वायर। तो यही बनता है ग्राम मीटर, ये सॉरी सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर क्या बन जाता है? ये बन जाता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। और इसी को कहा जाता है डायन। इसी को क्या कहते हैं? अपने डायन कहते हैं, डायन। तो आप लोग बोल सकते हो कि बल जो है इसका MKS या SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और CGS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? डायन होता है। अगर आपसे पूछा जाए संबंध कि MKS पद्धति और जो CGS पद्धति है उसके अंदर जो बल है उनके मात्रकों में क्या संबंध होता है, तो 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना आप लोग कि जो 1 न्यूटन है, एक है ये
ये किसके बराबर होता है, ये 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। और इसे अपने शुरुआत का जो चैप्टर विमा वाला वहाँ करवाया था, वहाँ मैंने ये सिद्ध भी करवाया था कि 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डायन के बराबर कैसे होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, जो अपने मात्रक होते हैं उनमें अपने संबंध बना सकते हैं।